नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारी दुनिया नेताओं की वैरायटी से भी रोशन होती है, तभी तो अंधेरे में रहने वाली जनता को इंतजार रहता है कि कोई रोशनी दिखाने वाला रहनुमा आएगा, मसीहा आएगा। अच्छी बात है कि मसीहाओं का आना बंद नहीं हुआ है, बस अब जो आ रहे हैं उनका जाना नहीं हो रहा है। अब देखिए, रूस में पुतिन हैं, 20 साल से राष्ट्रपति हैं, 2024 तक रहेंगे ही, लेकिन 4 साल पहले ही उसके बाद के 12 साल का इंतजाम कर लिया। पैदल जनता के तलवों से रगड़ खाकर लोकतंत्र आया था, घोड़े पर सवार होकर लोकतंत्र जा रहा है, जा चुका है। जाने और नहीं जाने की बहस उनके बीच ही बची हुई है जो पूर्व लोकतंत्र में बचे हुए हैं। रूस में जनमत संग्रह कराया गया और जनता ने 78% मतों से तय कर दिया कि राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। आलोचकों ने कहा फर्जी वोट है, लोकतंत्र का गला घोंट दिया है, लेकिन आलोचक तो कभी पॉजिटिव बात करते नहीं, नेगेटिव ही बोलते हैं। जबकि भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु को अपने ग्लोबल क्लासरूम की कुछ तो खबर लेनी चाहिए। अच्छा है कि भारत रूस में खत्म हो रहे लोकतंत्र पर कुछ नहीं बोलता। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, रूस हमारे स्टेटस से बहुत नीचे है। काफी कुछ बोला जा सकता है पुतिन के बारे में, मगर मसीहा के स्टैंडर्ड के हिसाब से परिचय जरा छोटा रह गया। 2036 तक जिन्हें राष्ट्रपति रहना है वो अब बायोडाटा सुनकर करेंगे भी क्या। इसी तरह के एक और हाई क्वालिटी वाले नेता हैं जिनका नाम है जे बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति। भारत भी मेहमान बनकर आए थे गणतंत्र दिवस पर, देखने के लिए कि जिस चीज को ब्राजील में खत्म कर रहे हैं वो भारत में कितनी बची है। जरूरी नहीं कि वो चीज लोकतंत्र ही हो, आइसक्रीम भी तो हो सकती है। मास्क में है बोल्सोनारो इन दिनों, क्योंकि इन्हें कोविड-19 हो गया है। गनीमत है कि मास्क पहने हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टरों की बात मानकर घूमना फिरना थोड़ा प्रतिबंधित हो गया है। इसमें भी अपनी तारीफ कर डाली कि यह संक्रमण उनके नेतृत्व की शैली के कारण हुआ है, लोगों के बीच रहने वाले राष्ट्रपति हैं इसलिए हुआ। चंद रोज पहले की बात है, बोल्सोनारो ने अपने घर में भोज भात का आयोजन किया, कई मंत्री वगैरह बुला लिए, सब बिना मास्क के कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। जब कोविड-19 हुआ तो बोल्सोनारो ने कहा कि सबको पता था कि महामारी आबादी के बड़े हिस्से में पहुंच जाएगी, मुझे भी पॉजिटिव हुआ है। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद ये और पॉजिटिव हो गए हैं, मलेरिया की दवा लेने लगे हैं जिसके बारे में खुद भारत में कोई गाइडलाइन नहीं है। भारत ने सप्लाई जरूर किया है ब्राजील को, लेकिन ऐसे किसी को मलेरिया की दवा लेने के लिए नहीं कहा है। इनके जलवे भी खूब हैं, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रैली करने पहुंच गए, हेलीकॉप्टर से उतरे और उतरकर घोड़े पर चढ़ गए, मास्क भी नहीं पहने, कोरोना का मजाक उड़ाते रहे। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज भी कैसे हैं, एक ने भी रैली में जाकर बोल्सोनारो को महान और मसीहा नहीं कहा। शायद पिछली सरकार के बचे हुए जज हैं या वहां पर गवर्नर का पोस्ट नहीं होता होगा। इन्हीं बोल्सोनारो जी की मेहनत का नतीजा है कि भारत आज कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर नहीं पहुंच पा रहा है। भारत 2 दिन से तीसरे नंबर पर वेटिंग लिस्ट में है। 15 मार्च को बोल्सोनारो ने कहा था कि कोविड हो भी गया तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा। अब मास्क पहने हैं, घड़ी घड़ी बता रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कितने डोज ले लिए। ये भारत में भी काफी मशहूर है। वैसे भी हम भारतीय ब्राजील को लेकर काफी संवेदनशील हैं, खासकर फुटबॉल के मामले में। अभी फुटबॉल का मैच हो जाए तो गली गली में ब्राजील के फैन निकल आएंगे। हिंदी अखबारों के इंटरनेशनल पेज पर बोल्सोनारो जैसे हीरो ही छपते हैं। जब भी विचित्र किस्म के किस्सों की जरूरत पड़ती है, बोल्सोनारो जैसे नेता पूरी कर देते हैं। कभी ना होने वाली सरकारी भर्तियों के परीक्षार्थी डायरी में नोट कर लेते हैं, रट लेते हैं। इसलिए सभी को जानना चाहिए कि बोल्सोनारो है क्या चीज। आखिर ये कैसा नेता है जो भारत को दूसरे नंबर पर नहीं पहुंचने दे रहा है। भारत कभी ना पहुंचे वहां पर। हम 10वें से तीसरे नंबर पर आ गए हैं वैसे कोरोना के मामले में।
अमेरिका में भी एक दिन में 60,000 से अधिक नए केस आ रहे हैं, वहां 1.25 लाख से अधिक लोग मर गए हैं। अब देखिए, कई लोग भारत में कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं। 11 जून के बाद से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन इन नेगेटिव सोचने वालों को यह नहीं दिखता है कि 2 महीने से ब्राजील में पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, अंतरिम स्वास्थ्य मंत्री है। जब बोल्सोनारो ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को सपोर्ट करना शुरू किया और वायरस की बिना चिंता किए काम पर जाने के लिए कहा, तो पेशे से डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भारत में भी 15 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी कि वैक्सीन लेकर आ जाइए, लेकिन यहां पेशे से डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, संकट के वक्त जिम्मेदारी छोड़कर इस्तीफा नहीं देते। तभी तो भारत भारत है, ब्राजील ब्राजील है, दोनों करीब आते आते रह जाते हैं। बोल्सोनारो को भी कोई अफसोस नहीं है कि उन्होंने इस महामारी का गंभीरता से मुकाबला नहीं किया। उन्होंने कई बार कहा है कि यह बीमारी सिर्फ एक मामूली कोल्ड है, यानी हल्की फुल्की खांसी सर्दी है। अभी भी कहते हैं कि जो स्वस्थ हैं उन पर संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Com toda certeza, né? Tá dando certo. ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 66,900 से अधिक है। 16,75,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। 4 जून को वहां एक दिन में 1492 लोगों की मौत हो गई थी। महामारी की समस्या को बिगाड़ने वाले नेताओं में बोल्सोनारो का नाम आदर से लिया जा रहा है, यानी टॉप में। इनसे आगे ट्रंप ही हैं और पीछे देखने से फायदा नहीं। महामारी के प्रति लापरवाही का नतीजा है कि बोल्सोनारो इसे सर्दी जुकाम की बीमारी बताते रहे और उनके देश में 70,000 लोगों की मौत हो गई। जब स्वास्थ्य मंत्री लुइस हेनरिक मेंडेटा ने कहा कि ब्राजील के गवर्नर और मेयर ने क्वारंटीन की ठीक ही नीति बनाई है, तो बोल्सोनारो उन नेताओं की आलोचना करने लगे। बाल हड्डी रोग विशेषज्ञ ने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कैंसर रोग विशेषज्ञ नेल्सन टेइच को स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार दिया गया। नेल्सन ने 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला और 4 हफ्ते बाद इस्तीफा देकर चल दिए। बगैर उनकी जानकारी के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने जिम और ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश दे दिए थे। फिर मई महीने में सेना के किसी जनरल को लाकर स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बिठा दिया, जिसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं। जून में बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों से कहा कि अस्पतालों में घुस जाओ और वीडियो बनाओ, देखो कि आईसीयू या वेंटिलेटर की कमी के कारण किसी की जान तो नहीं गई है। नेतृत्व अच्छा हो तो बोल्सोनारो और पुतिन जैसा रिजल्ट देता है, ट्रंप जैसा तो कोई भी दे सकता है। अगर सेना से आया हो तो फिर क्या कहने। बोल्सोनारो 17 साल सेना में रहे हैं, कप्तान थे। कई लोग मिलिट्री रूल की तारीफ करते हैं, लेकिन बोल्सोनारो जैसे तो सेना के बाहर भी मिल जाते हैं। आपके जहन में तुरंत ट्रंप का ही ख्याल क्यों आया? और भी तो आ सकते थे। एक और खूबी की बात तो बताई नहीं, बोल्सोनारो मीडिया पर खूब हमला करते हैं। कोरोना को लेकर कहते रहे कि मीडिया नाहक भय फैला रहा है। पत्रकारों का अपमान विशेष रूप से करते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडियन बुलाते हैं जो सवाल पूछने वाली पत्रकारों और पूछने वाले पत्रकारों की तरफ अश्लील इशारे करता है। अब हमारे गणतंत्र दिवस के मेहमान, इसलिए ज्यादा बताना ठीक नहीं है। भारत में कलाकारों को बुलाकर इंटरव्यू कराया जाता है, पत्रकारों का उनसे अपमान नहीं कराया जाता है, क्योंकि भारत में कोविड पर ना तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ना अब स्वास्थ्य मंत्री। तो आपने सुना था कभी कि कोई राष्ट्रपति अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडियन लेकर आए जो पत्रकारों की तरफ भद्दे इशारे करे? भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडियन को लाना मुश्किल है। एक तो किसी पर, एक कॉमेडियन पर हवाई यात्रा पर ही बैन है, तो किसी से पत्रकार ही दूर रहते हैं। यह भी है कि भारत में हाई लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती है, इसलिए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिष्ठा अभी बिगड़ी नहीं है। ज्यादा होती तो शायद बिगड़ जाती, अब होती ही नहीं तो क्या बिगड़ेगी। वो टीवी देखो जो प्राइम टाइम पर बहस आती है। पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हो, माफी चाहता हूँ, उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे जो लोग हैं मीडिया हाउस चलाने वाले, जिन्हें राज्यसभा की मेंबरी चाहिए।
अमूमन 4 जन बहसी आते हैं टीवी पे, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। आजाद भारत में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है या समझदार होने के बाद जो देखा है, ये पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है। कुछ एक मीडिया के एक भाग को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो हालत यह है कि प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट लिखता है। ये मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। तो जब भी मामला जटिल हो जाए, सरल जी को याद कर लीजिए। ब्राजील से भारत काफी अलग है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां लोकतंत्र के भविष्य को लेकर बहस नहीं है, रोज होती है। आजकल लोग मीडिया को बहुत मिस कर रहे हैं, जो है उसे नहीं, जो खत्म हो गया है उसे ढूंढ रहे हैं कि उनकी आवाज कौन उठाएगा। इस बीच सीबीएसई ने 30% कोर्स कम किया तो उसमें वही चैप्टर कम कर दिए गए जिसका संबंध लोकतंत्र और नागरिकता से था। लोकतांत्रिक अधिकार, भारत में खाद्य सुरक्षा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता जैसे जैसे चैप्टर इस साल के सत्र से हटा दिए गए हैं ताकि छात्रों पर भार कम हो। इसका मतलब यह नहीं कि इन चैप्टरों को जिन्होंने पढ़ा था वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं पढ़ने वालों से बेहतर कर रहे हैं, या इन चैप्टरों को पढ़ने वाले छात्रों के रहते लोकतंत्र सुरक्षित ही है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि चैप्टर हटा दिए जाए। 9वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से भारतीय संविधान का स्वरूप और लोकतांत्रिक अधिकारों का चैप्टर हटा दिया गया है। 10वीं क्लास के सिलेबस से जाति, धर्म और लिंग, लोकतंत्र की चुनौतियां वाला चैप्टर छट गया है। 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस से संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के चैप्टर हटा दिए गए हैं। 30% सिलेबस कम करना है तो कम करने के मामले में एक संतुलन हो सकता था। नागरिकता, लोकतांत्रिक अधिकार जैसे चैप्टर के बगैर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कैसे पूरा हो सकता है? जाहिर है सवाल उठने ही थे। कक्षा 10 में आप देखिए डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट दोनों अध्याय हट जाते हैं। 11 में फेडरलिज्म हट जाता है और कक्षा 12 से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो अध्याय था वो हट जाता है। तो कुल मिला के सब डाइवर्सिटी की बात को हटाने की कोशिश। और दूसरा, कक्षा 9 में डेमोक्रेटिक राइट्स का अध्याय हट जाता है। कक्षा 10 में सिटीजनशिप का और पॉपुलर स्ट्रगल्स का जो अध्याय है, और इसी तरह से कक्षा 12 में सोशल मूवमेंट का जो अध्याय है वो हट जाता है। कुल मिला के ये किताबें जो कि लोकतंत्र की भावना को समझाने की कोशिश करती थी, कहीं उस भावना से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में आपको सिलेबस में कुछ घटाव करना है तो बेहतर ये होगा कि चैप्टर में जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो कम किए जाए, हालांकि ना कि सब चैप्टर खत्म किया जाए। जैसे आपने कहा सेक्युलरिज्म हो या फिर सिटीजनशिप हो, ये सारा का सारा चैप्टर डिलीट करने को कहा गया है। तो इससे बेहतर ये होता अगर इस चैप्टर का कुछ हिस्सा रखते हैं ताकि बच्चों को बेसिक जो है उसकी जानकारी हासिल हो सके। तो मेरे ख्याल से ये मेथड गलत है। सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इसके चैप्टर ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं। पुरानी क्लासेस में हमने सिटीजनशिप के चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए हैं, सेकुलरिज्म के चैप्टर हमने पढ़ाए, इनसे रिलेटेड चैप्टर, इनसे रिलेटेड स्टोरीज, इनसे रिलेटेड इंसिडेंट बच्चे पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा रूप में ये जरूर कहूंगा कि आगे की क्लासेस में चैप्टर बड़े हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बड़े हो जाते हैं, डिटेलिंग हो जाती है, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन पुरानी क्लासेस में वो चैप्टर थोड़े से छोटे रहते हैं। तो इट में भी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी बच्चे इनको पढ़े हुए हैं और ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है। लोकतंत्र से जुड़ा चैप्टर ही तो हटा है। हमने आज का प्राइम टाइम पुतिन और बोल्सोनारो से शुरू किया। भारत की राजनीति में भी कई प्रकार के मसीहा हैं। हर मसीहा एक दूसरे से अलग भी हैं
और एक दूसरे के सिमिलर भी हैं, समानार्थी। चाहे अपनी पार्टी का भव्य मुख्यालय बनाने का मामला हो या फिर सरकार का भव्यतम सचिवालय। लेकिन नई इमारत से पहले पुरानी गिरा दी गई। हैदराबाद में सचिवालय की एक ठीक ठाक इमारत को रात अंधेरे गिरा दिया गया। राज्य की जनता को पता था कि नई इमारत बनेगी, लेकिन इस तरह से अचानक पुरानी गिरा दी जाएगी ये पता नहीं था। कॉन्सेप्ट पता था, डेट पता नहीं था। हाईकोर्ट की मंजूरी से लैस तेलंगाना सरकार ने निजाम के समय के ऐतिहासिक इमारत को ढहा दिया ताकि फ्रांस की क्रांति के समय के पहले के महल का इंतजाम हो सके। मीडिया में नए सचिवालय की इमारत की तस्वीर घूम रही है जिसकी शक्ल सूरत फ्रांस के वर्साय महल से मिलती जुलती है। 17वीं सदी के एक शाही महल की झलक 21वीं सदी के एक नए राज्य के सचिवालय से मिले अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि शादी का यहाँ कोई सेट है या यहाँ पर केसी बोकाडिया की फिल्म आज का अर्जुन की शूटिंग होने वाली है। गनीमत है कि बीजेपी ने सचिवालय को ढहाने का विरोध किया है। बीजेपी ने आइडिया दिया है कि इस इमारत में कोविड के 20,000 बिस्तर लग सकते थे। इसी तरह से बीजेपी और मोदी सरकार को दिल्ली में सोनिया गांधी ने आइडिया दिया था कि सेंट्रल विस्टा पर खर्च होने वाला 20,000 करोड़ मुसीबत के वक्त जनता के काम आ सकता है। संसद की पुरानी इमारतों से काम चल सकता है। पहले सब वर्साय वास्तु के हिसाब से तो नहीं बनी थी, मगर उससे मिलती जुलती इमारत जब हैदराबाद में बनेगी तो वास्तु के हिसाब से बनेगी। सरकार कहती है कि एक ही इमारत में सारे विभाग होंगे, लेकिन ईमेल और इंटरनेट के जमाने में ऐसी जिद क्यों? हमने इसकी रूपरेखा बनाने वाले ऑस्कर और पोन्नी आर्किटेक्ट से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे पिछले साल दक्षिण फ्रांस गई थी। इतिहास में दिलचस्पी होने के कारण इस इमारत की वास्तुकला से प्रभावित हुई, इस इमारत से भी प्रेरणा ले ली। 25 एकड़ में से सिर्फ 20% इलाके में इमारत होगी कंक्रीट और बाकी 80% में स्थानीय पेड़ पौधों को लेकर बाग होंगे। यह इमारत पैलेस ऑफ वर्साई से प्रेरित तो है ही, दक्षिण की काकटिया शैली से भी प्रभावित है। हैदराबाद के शिव मंदिर की वास्तुकला की भी झलक है। प्लान वास्तु के अनुकूल है और शौचालय से लेकर दफ्तर तक सभी वास्तु के मुताबिक बनेंगे। 6 मंजिलें होंगी और आलीशान एंट्रेंस होगी। स्केल और अनुपात इस तरह में रखा गया है कि इमारत भव्य दिखे। इसमें मंदिर, मस्जिद, बच्चों के लिए क्रेश, बैंक, फायर स्टेशन इत्यादि इत्यादि सब होंगे। The inspiration is twofold. The first inspiration being the cultural, architectural and historical heritage of Telangana. The second, of course, is Lord Shiva, more specifically the Neelakanteshwara temple, which is located close to Hyderabad. The architectural style is a grand Deccan Kakatiya style. We have a great grand entrance portico, which is a 3-story portico. Then you have a grand entrance rotunda, which is got the Telangana Hall of Fame. Then you have a central plaza, which has got a nice ramp which takes people to the topmost floor. Alongside, we have all the service cores, the vertical cores, the fire escape staircases. An entire building has been planned with 2 central courtyards within the entire footprint. We're planned for daylight, ventilation. We're looking at automation. We're looking at net zero energy, sustainability. यह ठीक है कि 80% क्षेत्र में बाग होंगे, लेकिन वो जनता के लिए तो नहीं खुलेंगे। इस वक्त जब लोगों के घर में रोटी नहीं है, वो रोटी जो गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। इस तरह का भव्य सचिवालय बने, इस पर अगर आपके जहन में सवाल नहीं है तो अब से सरकारें रोटी की जगह सचिवालय की तस्वीरें मीम बनाकर भेज दिया करेंगी। जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं ये आज से करीब 30-40 साल पहले बनी थी और आज की तारीख में ये एक नया राज्य है। यहाँ की काफ़ी सारी आकांक्षाएं हैं और जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं पिछले 30-40 सालों में। तो ऑब्वियसली ये जो जगह बनी थी वो आज की कार्यशैली, आज की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग देखें तो शायद पूरी तरह से अच्छी तरह से एक अच्छे ऑफिस के लिए या एक अच्छे सचिवालय के रूप में शायद सामने ना आ पाए। इसके लिए एक नया सचिवालय बनना डेफिनेटली चाहिए। पर क्वेश्चन ये है कि क्या जहां बन रहा है वो सही जगह है, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है और सचिवालय एक ऐसी जगह होगी जहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे, ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो हो सकता है कि यदि हम इसको शहर के कहीं बाहरी इलाके में बनाते तो शायद इसके कारण उन इलाकों का भी विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाता।
हैदराबाद में नए सचिवालय बिल्डिंग को लेकर एक जो दूसरा अहम मुद्दा सामने आ रहा है वो इस भवन की निर्माण शैली, जो हम लोग कहते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल को लेकर है। ऐसा लगता है कि रोम, ग्रीस या हमारे पुराने राजा महाराजाओं के महलों की तरह इसको बनाना कहाँ तक आज के प्रजातांत्रिक संदर्भ में मायने रखता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसका एक और तरीके से आकलन यदि किया जाए तो क्या ये कहना सही होगा कि जो हमारे भारत में आज आधुनिक तरीके से जो हम लोग आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस करते हैं, जो नया स्टाइल की बिल्डिंग्स हमारी बन रही हैं, क्या इस स्टाइल में इस तरह के भव्य भवनों का निर्माण नहीं हो सकता है? शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे देश में चंडीगढ़ जैसे एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था, वो एक नए देश की, नए समय की, एक नए परिवर्तन की अपेक्षाओं को सामने रखते हुए उस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया था। पिछले हफ्ते हैदराबाद के एक बड़े शमशान घाट का एक वीडियो वायरल हो गया, जहां कोविड-19 मरीज की अधजली चिताओं के आसपास कुत्ते घूमते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक कुत्ता मरीज के अधजले शव को नोच-नोच कर खाता हुआ देखा गया। ग्रेटर हैदराबाद ने सफाई दी कि तेज बारिश के कारण चिता बुझ गई और एक टूटी हुई दीवार से कुत्ता अंदर आ गया। 5 जुलाई को मामले के सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की और चिताओं के ऊपर शेड बनवाए, टूटी दीवार ठीक की गई और इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम को ठीक किया जा रहा है। लोकतंत्र सिर्फ सिलेबस का पार्ट नहीं है, नागरिक बनना सबसे मुश्किल काम है। नागरिकों के कई कामों में एक काम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। क्या वाकई इस वक्त दिल्ली में 20,000 करोड़ की सेंट्रल विस्ता चाहिए या हैदराबाद में 500 करोड़ का शाही सचिवालय? कोविड-19 के दौर में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां लोग आर्थिक संकट से नहीं गुजर रहे हों। ऐसे में इस तरह की भव्यता, वैभव का प्रदर्शन जनता ही बता सकती है कि लोकतंत्र का यह बी ग्रेड सिनेमा कैसा है। वह जब इस भव्य महल से सचिवालय के दरवाजे पर खड़ी होगी तो कैसा लगेगा। लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। हफिंगटन पोस्ट ने वेंटिलेटर को लेकर 2 बेहद जरूरी रिपोर्ट की है। समर्थ बंसल और अमन की यह रिपोर्ट पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर पर कुछ सवाल उठाते हैं। पहली रिपोर्ट में यह बात उजागर की गई थी कि एक्सपर्ट ने एग्वा वेंटिलेटर को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसका खंडन कर दिया गया। अब दूसरी रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि पीएम केयर के तहत खरीदे गए इस वेंटिलेटर में कंपनी ने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया ताकि कमियों को छिपाया जा सके। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने इसे तब पकड़ा जब उन्होंने देखा कि एग्वा वेंटिलेटर का जो प्रदर्शन है वो मशीन पर लिखे गए दावों से काफी अलग है, कम है। इस अस्पताल में 39 एग्वा वेंटिलेटर हैं और इसी से सटे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 42। 5 डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है कि इस वेंटिलेटर के इस्तेमाल से मरीज की हालत बिगड़ने लगती है, ऑक्सीजन कम जाता है। इसी तरह से केंद्र के तहत चलने वाले राम मनोहर लोहिया अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी की है। अब जब यह रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। कंपनी के प्रमुख ने तुरंत जवाब दिया कि राहुल गांधी भारत की कंपनियों को हतोत्साहित कर रहे हैं। पर सवाल यहां हतोत्साहित करने का था ही नहीं। वेंटिलेटर ठीक ना हो, कम ऑक्सीजन आए तो किसी की भी जान जा सकती है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी नकली वेंटिलेटर का मामला सामने आया था। अहमदाबाद मिरर ने इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट की थी। आलोक ब्रह्मभट्ट और ब्रेंडन डाबी की यह रिपोर्ट है। दिव्य भास्कर में भी इसकी रिपोर्ट छपी है। पहली बार नकली वेंटिलेटर के बारे में भी मैंने सुना। इसके उद्घाटन के लिए 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री रूपाणी सिविल अस्पताल गए थे। पता चला कि राजकोट की जिस कंपनी ने वेंटिलेटर दान में दिया था वो वेंटिलेटर ही नहीं है। एक वरिष्ठ अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर इस अखबार को कहा कि एक वेंटिलेटर नहीं है, ये एम्बू बैग है। पूरी तरह से ये क्रिमिनल काम है कि इसे वेंटिलेटर बताया जाए। वहाँ विपक्ष ने मांग की थी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जितनी भी मौत हुई है उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन राजकोट वाली कंपनी के दिए गए वेंटिलेटर पर रखे गए थे। बाकी कहानी ब्रेक के बाद दिल्ली दंगों से संबंधित। और अब दिल्ली दंगों से संबंधित रिपोर्ट। सौरभ की यह रिपोर्ट बता रही है
कि दंगों के दौरान आमिर और हाशिम की हत्या हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। अपने चार्जशीट में कई तरह के सबूतों का जिक्र किया है कि एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप चैट के जरिए दोनों की हत्या का जश्न मना रहा है, कबूल कर रहा है, और उसी ग्रुप के चैट में कपिल मिश्रा के भाषण भी शेयर किए जा रहे हैं। दिल्ली दंगों में 51 लोगों की मौत हुई है। इसके पहले के चार्जशीट पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 30 साल के आमिर और 19 साल के हाशिम की हैं। दंगाइयों ने दोनों भाइयों की हत्या सुनियोजित ढंग से की। हत्या करने के बाद इनके शव को उत्तर पूर्वी दिल्ली के भागीरथी विहार के नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने इनकी हत्या में चार्जशीट फाइल की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दंगाइयों ने बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये सब किया। 25 और 26 फरवरी की रात दंगाइयों ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए कट्टर हिंदू एकता ग्रुप नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके बाद उसमें हत्या करने के बाद दंगाई अपनी पीठ थपथपाते रहे और लगातार अपील करते रहे कि दूसरे धर्म के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। दिल्ली पुलिस ने कुछ व्हाट्सएप चैट चार्जशीट में लगाए हैं। 26 फरवरी की रात 9 बजे कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में एक दंगाई अपनी पीठ थपथपाते हुए लिखता है कि उसने 9 बजे के करीब 2 लोगों को मारा है। अगले ही दिन यानी 27 तारीख को नाले से आमिर और हाशिम के शव बरामद होते हैं। आमिर और हाशिम के पिता अब भी जवान बेटों की हत्या के गम से उबर नहीं पाए हैं। हमारे बच्चों को दंगाइयों ने, नफरत वालों ने हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार के काट के नाले में डाल दिया कि हमारे बच्चों का पहली बार तो कसूर किया। मैं इतना परेशान हूँ कि बस बता नहीं सकता। क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, जो मेरे सहारा था इन लोगों ने छीन दिया। और इसकी बेटी है, मुझसे सवाल पूछती है, एक 4 साल की है, एक 3 साल की है, मेरे पापा कब आएंगे दादाजी। मैं झूठी तसल्ली देते देते अब तक तो समझाता रहा, लेकिन अब उन बच्चों को भी पता चल चुकी है, तो वो भी कहते हैं कि मेरे पापा को मार दिया। दंगों के बाद भागीरथी विहार नाले से कुल 11 शव निकाले गए। कट्टर हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार दूसरे धर्म से लोगों को ढूंढकर मारने की बात कही जाती रही। दंगों के लिए बनाए गए कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार कपिल मिश्रा का 23 फरवरी को मौजपुर चौक पर दिए गए भाषण को वायरल किया जाते रहा, ताकि दंगा और भड़कता जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कपिल मिश्रा का भाषण पहुंचाया जाए। दंगाई लगातार कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में कपिल मिश्रा के रास्ता खाली कराने वाले भाषण का जिक्र कर रहे थे। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। 25 फरवरी को एक दंगाई लिखता है कि कपिल मिश्रा के इस वीडियो को सुने, समझें और बहुत मेहनत करके हिंदुस्तान में भेजें, क्योंकि ये बहुत सही है। एनडीटीवी ने चार्जशीट में पाया कि हत्या से पहले दंगाइयों ने आमिर और हाशिम से कई धार्मिक नारे भी लगवाए गए। आमिर और हाशिम की हत्या में पुलिस ने 12 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम चार्जशीट में योगेंद्र यादव, हर्ष मंडल के भाषणों का जिक्र किया कि किस तरीके से इनके भाषणों से दंगे भड़के, लेकिन आज हमने देखा कि आमिर हाशिम की चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट्स में जो ग्रुप बनाया गया कट्टर हिंदू एकता ग्रुप, उसमें कपिल मिश्रा का भाषण लगातार वायरल किया गया ताकि दंगे और भड़कें और एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ भड़काया जा सके। तो सीधे सबूत होने के बावजूद कपिल मिश्रा के खिलाफ
दिल्ली पुलिस ने कहीं भी कपिल मिश्रा के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? नई दिल्ली में मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ये रिपोर्ट हमारे पेशे से भी संबंधित है। कोविड-19 के दौर में बहुत से पत्रकारों की नौकरी चली गई। बहुत से पत्रकारों की सैलरी बहुत मामूली थी, वो न जाने किन स्थितियों में हैं। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट बता रही है कि भोपाल के कैमरा पर्सन जो डिप्लोमा की डिग्री लेने वाले कैमरामैन को सिखाते थे, वो अब सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। यही नहीं, जो जादू का खेल दिखाते थे, उनके रोजगार पर भी संकट है। सिर्फ राजनीति में जादू दिखाने वालों की मौज है। मोहित खान नियाजी पहले एक न्यूज़ चैनल में कैमरामैन थे, बाद में एक यूनिवर्सिटी में फील्ड कैमरामैन बने। लॉकडाउन में नौकरी चली गई, अब भोपाल के जवाहर चौक में सब्जी का ठेला लगाते हैं। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, कोविड-19 की वजह से मेरी नौकरी चले गई। HR का फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। फिर मैं परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। घर पे बीवी थी, बच्चे थे, एक माँ है, सबको किसी को बता भी नहीं सकता था। फिर बाहर थोड़ा निकल के देखा मैंने सब्जी वालों को सब्जी बेचते हुए, तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा लॉकडाउन में। तो फिर मैंने सब्जी का ठेला लगाया और आज सब्जी बेच रहा हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि अच्छी जॉब थी, वेल सेटल था, सारी चीज़ अच्छी थी, और सडनली ऐसा हो गया तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 10-15 दिन तो मैंने घर पे बताया ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं डिप्रेशन से बाहर निकला। फिर मैंने सोचा कुछ तो करनी पड़ेगा। काश होशंगाबाद के राहुल ऐसे ही जादू से नोट बना पाते। पिछले 8 साल से अलग अलग शहरों में सर्कस और मैजिक शो दिखाकर वो हर महीने 30,000 रुपये से ज़्यादा कमाते थे। लॉकडाउन में सब बंद है, घर लौट आए हैं। इन हाथों से जादू नहीं, हकीकत की दीवार बना रहे हैं। मैं पहले मैजिक शो करता था, अब लॉकडाउन के चक्कर में ऐसा हो गया कि मेरे को मजदूरी करना पड़ रहा है, जुड़ाई प्लास्टर करना पड़ रहा है। पहले नहीं तो मेरा अच्छा खासा शो वगैरह चलता था मैजिक का, तो मैं मेले वगैरह में जाकर मैं सर्कस में शो दिखाता था। तो अभी 2-4 महीने से ऐसा हो गया कि मैं मजबूर हो गया हूँ, ऐसा मैं मजदूरी करना पड़ रहा है। CMIEE के आंकड़े कहते हैं मार्च में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.2% थी, जो मई में बढ़कर 27.5% हो गई। रोजगार केंद्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहले से ही 27 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। राज्य में युवा आयोग के सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि कोरोना काल में 12 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में 7 लाख से ज़्यादा मजदूर लौटे हैं। सरकार ने वैसे इन्हें काम देने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल बनाया है, लेकिन उसमें कुछ हज़ार हाथों को ही अभी तक काम मिला है, बाकी बेरोजगार हैं। सरकारी कृपा दृष्टि से मध्य प्रदेश में अखबार के नाम पर धंधा करने वाले 2 धन्ना सेठों ने करोड़ों कमाए, अब अपनी काली करतूतों की वजह से पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इन्हीं मीडिया संस्थानों में काम करने वाले 2 पत्रकार सड़क पर। जो रोज़गार पोर्टल सरकार ने बनाया है उससे थोड़ी बहुत समस्या तो हल होगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा है, बहुत किए जाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।